रंग लाएगी लखनऊ टू देहरादून में सियासी षड्यंत्र का शिकार तिवारी जी। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। आप समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ रशीद मसूद साहब जुड़ेंगे, राजधानी दिल्ली से। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा हमारे साथ कुछ देर बाद रविदास मल्होत्रा जी जुड़ेंगे लखनऊ से, और सुरेंद्र अग्रवाल जी आप कांग्रेस की नुमाइंदगी करने के लिए देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश भाई जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। आप सभी लोगों का एक एक करके बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों से हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। तो 18 अक्टूबर के दिन देश की दो बड़ी सियासी हस्तियां अलग अलग राज्यों में कमोबेश एक ही वक्त कैमरे के सामने आई। नारायण दत्त तिवारी साहब, दूसरे समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव साहब। अब सवाल यह उठता है कि इनका एक साथ सामने आना ये इत्तेफाक है या फिर किसी बड़े सियासी गठजोड़ की सुगबुगाहट है, क्योंकि आज एनडी तिवारी साहब ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस के ऊपर गंभीर सवाल उठाए हैं। सियासत में संयोग का खासा महत्व है और यही संयोग जब फलक पर आ जाता है तो बन जाते हैं नए नए समीकरण। वो समीकरण जो मुल्क की सियासत को बहुत गहरे तक प्रभावित करते हैं। स्क्रीन पर दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर अनंत वन की है, जहां उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके नारायण दत्त तिवारी अरसे बाद कैमरों के सामने आए। मौका उनके जन्मदिन का था। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद से सर्वथा ये पहला मौका ही था जब सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हो। मानने वाले बेशक इसे संयोग मान सकते हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव के कद का राजनेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और वो भी किसी खास व्यक्ति के लिए, तो इसके मायने और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और साथ ही लग जाती है सियासी चाशनी जो अलग अलग राजनीतिक समीकरणों को जन्म देती है। ये दोनों तस्वीरें हैं तो अलग अलग जगहों की, लेकिन इनका वक्त कमोबेश एक ही था। तो जाहिर है एक ही वक्त में हुए इन दोनों घटनाक्रमों का कोई साझा मकसद तो जरूर होगा। वो क्या है, क्यों है और कैसे है, इसके लिए हमें और आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। देहरादून से राहुल सिंह शेखावत के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। जी, तो तिवारी जी ने आज किस अंदाज में आहा आहा किया, ये हम आपको बुलेटिन के अगले हिस्से में दिखाएंगे, क्योंकि आज हमारी जो विशेष पेशकश ये 1 घंटे की है। इस 1 घंटे में हम अपने सभी मेहमानों से बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए रविदास मल्होत्रा जी कुछ देर बाद जुड़ेंगे। रशीद मसूद साहब, मैं सीधा आपके पास आऊंगा। नारायण दत्त तिवारी जी ने आज एक प्रेस नोट जारी किया। उस प्रेस नोट में अपनी पार्टी कांग्रेस को उन्होंने जिस बुरी तरीके से लताड़ा है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि अपना पूरा जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित कर देने वाले माननीय तिवारी जी आज अपनी ही पार्टी कांग्रेस से इतने नाराज क्यों हैं? देखिए, हम तिवारी जी की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी के भी साथ रहे हैं और हमारे साथ भी रहे हैं, और उम्र के लिहाज से भी वैसे भी हर एक की इज्जत करनी चाहिए। अभी आपके ही चैनल पे कुछ दिन पहले एक बहस हुई थी, उसमें भी मुझे आपने बुलाया था और उसमें ये मुद्दा उठा था कि कोई सियासी साजिश है जो नारायण दत्त तिवारी साहब के खिलाफ की जा रही है। बल्कि उसमें आया था कि कुछ मेडिसिन दी गई है जिनसे उनकी याददाश्त गड़बड़ हो गई। जी, डॉक्टर सुरेंद्र साहब का भी अपनी एक राय आई थी कि ये जो कैफियत पैदा हुई है वो आदमी पे जब स्ट्रेन एंड स्ट्रेस होता है और टेंशन मेंटल होती है, उस सूरत में हो जाती है। उस दिन में भी मैंने ये बात की थी कि इस उम्र में
हमें नहीं मालूम है कि नरेंद्र जी अब किन लोगों से, किन ताकतों से घिर गए। इस उम्र में उनको आराम करने की बजाय उनका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है हम सब के लिए, जो नरेंद्र तिवारी जी से एक बहुत अरसे से जुड़े रहे हुए हैं, और खुद नरेंद्र तिवारी जी के लिए। आज आदमी की मतलब है कि इज्जत दांव पे लग जाए, इसकी कोई फिक्र करता नहीं है। हम लोग कैसे आगे बढ़ जाएं, इसकी फिक्र ज्यादा करते हैं। मैंने उस रोज भी ये बात कही थी कि अगर हैदराबाद में रहते हुए नरेंद्र तिवारी जी साहब को ये दवाइयां दी जा रही थी, ये सब कुछ किया जा रहा था, तो वो कुछ लोग होंगे, एक खास आदमी की तरफ उन्होंने इशारा भी किया कुछ लोगों ने, तो उनका अपना कोई इंटरेस्ट होगा तो वो इंटरेस्ट को सामने लाए कि भैया उनका इंटरेस्ट था। वरना तो जब कोई बात अच्छी हो जाती है तो हर आदमी कहता मेरी वजह से हो गई है, खराब होने लगती है तो कहता नहीं इसकी वजह से हो गई है। और जब पॉलिटिकल स्तर हमारा गिरता जा रहा है, अब हम हर चीज को ये सोचते हैं कि कैसे इसका पॉलिटिकल जवाब नहीं मिला। तिवारी जी अपनी ही पार्टी कांग्रेस से नाराज क्यों हैं मसूद साहब? किसी पर्टिकुलर पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। नारायण मैं वहीं आ रहा हूं। मैंने क्योंकि वो नोट देखा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं मालूम है कि तिवारी जी ने उसमें क्या कहा। मैं आपको 2 मिनट में वो नोट दिखाता हूं। मैंने इत्तेफाक से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं सुनी है, इसलिए मैं उसको देखने के बाद टिप्पणी कर सकता हूं कि क्या बात। नोट भी देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी। जी माननीय अग्रवाल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप उस पार्टी में गए, इन्वाइटेड थे? किसमें? नरेंद्र तिवारी जी के अनंत वन में? नहीं, मुझको तो नहीं, कोई निमंत्रण नहीं मिला था। हाँ, चूंकि कल ही उन्होंने कह दिया था कि वीआईपी और वीवीआईपी को मैं बुलाऊंगा नहीं, उन्हें निमंत्रण दूंगा नहीं, उन्हें अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा। कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। अच्छा, मुझे बताइए वो कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। अच्छा, वो प्रेस नोट देखा आपने? नहीं, प्रेस नोट देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, मुझको वो एनडी तिवारी जी ने कहा है कि साहब मेरी ही पार्टी कांग्रेस ने मुझे उस वक्त अकेला छोड़ दिया जब मुझे अपनी पार्टी के लोगों की जरूरत थी। राजभवन कांड की जांच करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। मेरे खिलाफ बड़ी गहरी राजनीतिक साजिश रची गई। मैं 3 साल से, पिछले 3 वर्षों से मेरी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, लेकिन मेरे इलाज के बाद अब मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी जीने की इच्छा वापस लौटी है और मैं सक्रिय राजनीति में आऊंगा। लेकिन मुझे कांग्रेस के नेताओं से शिकायत है। निश्चित रूप से उनकी शिकायत दूर करने का प्रयास कांग्रेस करेगी। और तिवारी जी बहुत वयोवृद्ध और गांधीवादी, नेहरूवादी नेता हैं। हम सब उनका बहुत अधिक सम्मान करते हैं, परंतु जिस प्रकार से उनके ऊपर कठिनाइयां लगातार आई हैं, उन कठिनाइयों से निकलने के लिए भी हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हमें उनका मार्गदर्शन आगे भी चाहिए कांग्रेस को। हम तो चाहेंगे। मुझे वो वक्त भी याद है जब सोनिया गांधी जी उत्तराखंड के दौरे पर गई थी। माननीय तिवारी जी लगातार उनसे मिलने के लिए छटपटा रहे थे, अपॉइंटमेंट मांगा था, लेकिन सोनिया जी ने अपनी ही पार्टी के इतने बड़े नेता को मिलने के लिए वक्त नहीं दिया। मान्यवर, मुझको मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि तिवारी जी ने कोई समय मांगा था या नहीं मांगा था। अच्छा, जोशी जी, ये कांग्रेसियों की बड़ी प्यारी अदा है। जिस सवाल पर जहां पे फंसते नजर आते हैं वहां पे जानकारी का अभाव होने का गाना गाने लग जाते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर भी दिक्कत है, ये क्षेत्रीय स्तर पर भी दिक्कत है। यानी सवाल पूछने वाला पूछता रहे, बताने वाला मुस्कुराए कहते भैया जानकारी नहीं है। ये भी हमारी गलती है क्या? जी, एक निवेदन मैं भी कर दूं। जी, आपकी निष्पक्षता को सलाम करते हुए एक निवेदन मैं भी कर दूं। जी प्लीज प्लीज। कि कांग्रेस के प्रवक्ता से आप क्या चाहेंगे कि उसको क्या बोलना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन थोड़ा सा आपकी निष्पक्षता को सलाम करने के साथ। नहीं, जो देखिए, जो आपकी लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा के भीतर रह के ही आप जो चाहें वो बोलें, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप मुझसे बोलने के चक्कर में, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप मुझसे बोलने के चक्कर में लक्ष्मण रेखा लांघें और फिर ऊपर से कोई दूसरा बोलता नजर आए और आपकी बोलती बंद हो जाए। मैं तो आपसे मार्गदर्शन मांग रहा हूं जी, इसीलिए। जी माननीय जोशी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे देश के इतने बड़े चहेते नेता एनडी तिवारी साहब, जिनके द्वारे अच्छे अच्छे बड़ों ने मत्था टेका, आज वही लोग
तिवारी जी को अकेला छोड़कर यहां वहां हो लिए। दिन की रोशनी मिलने नहीं जाते, रात के अनंत वन में मिलने जाते हैं। तिवारी जी की जो नाराजगी है आज वो 88वें जन्मदिन के मौके पर प्रेस नोट के जरिए सामने आई। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत संकट का विषय है कांग्रेस के लिए। जी नहीं, हेलो जी बोलिए बोलिए। हेलो हेलो बोलिए बोलिए जोशी जी। आवाज आ रही? जी आवाज आ रही है। नहीं, आज जिस तरह से देश की राजनीति चल रही है और उस राजनीति में जहां तक तिवारी जी का विषय है, क्योंकि तिवारी जी का अगर आप स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से आज तक अगर आप तिवारी जी को देखते हैं, हाँ, तो इस देश को और इस छोटे से प्रदेश को और इस बड़े प्रदेश को जिसका एक छोटा रूप बना, हाँ, हाँ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूरा देश, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में तिवारी जी की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और उस भूमिका का जो दायित्व उनको दिया गया, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो केंद्र में कई बार मंत्री रहे, कई विभागों के मंत्री रहे, ठीक है, तो उसको बखूबी उन्होंने निभाया। लेकिन एक अवस्था में आने के बाद ये निश्चित है कि भाई जब तिवारी जी 91 का दशक था और उस समय वो चुनाव हार गए थे, संभवतः अगर वो चुनाव नहीं हारते तो उस समय ये भी कहा जा रहा था कि भाई वो देश के प्रधानमंत्री होते। लेकिन मुझे लगता है कि जो खट्टास उनके मन में या कांग्रेस के अंदर उनके प्रति जो सोच बनी वो 90 के दशक में बन गई। अगर देश का प्रधानमंत्री तिवारी जी को बनाना होता, वो चुनाव हारने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री नहीं बनते। जोशी जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का जो प्रेस नोट जारी हुआ है उसमें खास बातें क्या हैं, हम जल्दी से अपने दर्शकों को ये बता दें। और माननीय रशीद मसूद साहब, आपके लिए खास तौर पे मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि आज एनडी तिवारी साहब ने क्या लिखा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने बिना किसी वजह के से मुझसे किनारा कर लिया, मेरे करीबी ही मेरे खिलाफ साजिश रचते रहे, किसी ने जांच करवाने तक की जहमत नहीं उठाई। पिछले 3 वर्षों से मेरी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। प्रॉपर इलाज के बाद अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। कांग्रेस के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। कांग्रेस ने बिना किसी वजह के मुझसे किनारा किया है। तो कयास लगाए जा रहे थे कि तिवारी जी अपने जन्मदिन के मौके पर जब मीडिया से रूबरू होंगे तो कुछ खुलासे करेंगे। वो मीडिया के सामने आए तो लेकिन कुछ खास नहीं बोला। अलबत्ता उन्होंने अपना सारा दर्द प्रेस नोट के जरिए सार्वजनिक किया, जिसमें लिखा है कि जिस कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसी ने बिना किसी वजह के मुझसे किनारा कर लिया। मेरे करीबी ही मेरे खिलाफ साजिश रचते रहे और किसी ने जांच करवाने तक की जहमत नहीं उठाई। तिवारी जी आगे कहते हैं कि पिछले 3 वर्षों से उनकी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन अब प्रॉपर इलाज के बाद वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आज माननीय तिवारी जी ने पत्रकारों से बात करते हुए, आम लोगों से बात करते हुए कुछ कविताएं भी सुनाई हैं, कुछ जोशीली गर्वीली कविताएं भी सुनाई हैं। उनमें से एक जो कविता है वो हम चाहेंगे कि पहले आपको सुनाएं, जिससे तिवारी जी का मूड क्या रहा है वो हम भांप पाएं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये रही आपकी टीवी स्क्रीन पर। आहा मोहन के मुख से निकला स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत। मोहन माने मोहनदास करमचंद गांधी। आहा मोहन के मुख से निकला स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत। प्रत्येक घर में मची हुई है स्वतंत्रता की विचित्र हलचल। प्रत्येक घर में मची हुई है स्वतंत्रता की विचित्र हलचल। प्रत्येक घर में मची हुई है स्वतंत्रता की विचित्र हलचल। प्रत्येक बच्चा पुकारता है स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत। प्रत्येक बच्चा पुकारता है स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र। आहा मोहन के मुख से निकला स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत। प्रत्येक घर में मची हुई है स्वतंत्रता की विचित्र हलचल। प्रत्येक घर में मची हुई है स्वतंत्रता की विचित्र हलचल।
प्रत्येक बच्चा पुकारता है स्वतंत्र भारत स्वतंत्र भारत। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, सरफरोशी की